हेलो गुड इवनिंग दोस्तों। बुक रीडिंग में आपका स्वागत है दोस्तों। एटॉमिक हैबिट इस किताब का हम कंटिन्यू रीडिंग कर रहे हैं। तो आज मैं थोड़ा ज़्यादा एपिसोड बना रहा हूँ क्योंकि आज मुझे अच्छा टाइम मिला है। आज सैटरडे है। तो दोस्तों मैं 20वां चैप्टर पढ़ रहा हूँ। तो उसका नाम है अच्छी आदतें बनाने का नकारात्मक पहलू। फिर से पढ़ता हूँ, अच्छी आदतें बनाने का नकारात्मक पहलू। तो उसमें फर्स्ट पार्ट मैंने पढ़ा है, पहला पॉइंट मैंने पढ़ा है और अभी मैं दूसरा पॉइंट पढ़ने जा रहा हूँ। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, अपनी आदतों की समीक्षा और सामंजस्य कैसे करें उसके बारे में हम पढ़ेंगे। 1986 में लॉस एंजलिस लेकर्स की टीम सबसे प्रतिभाशाली बास्केटबॉल टीमों में से एक थी, लेकिन उन्हें इस तरह शायद ही कभी याद किया जाता है। टीम ने 1985 से 1986 का NBA सीज़न 29-5 के आश्चर्यजनक रिकॉर्ड से शुरू किया। उस सीज़न के बाद हेड कोच पैट रायली ने कहा, विशेषज्ञ कह रहे थे कि हम बास्केटबॉल के इतिहास की सर्वश्रेष्ठ टीम हो सकते हैं। आश्चर्यजनक रूप से लेकर्स की टीम 1986 के शुरुआती मैचों में लड़खड़ा गई और इसे वेस्टर्न कॉन्फ्रेंस फाइनल्स में सीज़न खत्म करने वाली हार का सामना करना पड़ा। बास्केटबॉल के इतिहास की सर्वश्रेष्ठ टीम NBA चैंपियनशिप के लिए खेल ही नहीं पाई। इस सदमे के बाद रायली यह सुनते सुनते थक गए कि उनके खिलाड़ियों में कितनी प्रतिभा है और उनकी टीम में कितनी ज़्यादा संभावना है। वे प्रतिभा की कौंध नहीं देखना चाहते थे जिसके बाद प्रदर्शन में गिरावट आ जाए। वे तो यह चाहते थे कि लेकर्स के खिलाड़ी अपनी पूरी क्षमता से खेलें। हर रात 1986 की गर्मी में उन्होंने ठीक यही करने की योजना तैयार की, जिसे उन्होंने करियर बेस्ट एफर्ट प्रोग्राम का या CBE कहा। जब खिलाड़ी पहली बार लेकर्स में आते हैं, रायली ने स्पष्ट किया, तो हम उनके हाई स्कूल से तब तक के बास्केटबॉल आंकड़ों की गिनती करते हैं। इसी मैं उनकी संख्या जानना चाहता हूँ। हम सटीकता से मापना चाहते हैं कि कोई खिलाड़ी क्या कर सकता है। फिर हम उसे अपनी टीम की योजना में इस आधार पर फिट करते हैं कि वह अपने औसत आंकड़ों को कायम रखेगा और बेहतर बनाएगा। खिलाड़ी के प्रदर्शन के बुनियादी स्तर को तय करने के बाद रायली ने एक अहम कदम जोड़ा। उन्होंने हर खिलाड़ी से कहा कि वह पूरे सीज़न में अपना आउटपुट कम से कम 1% बेहतर बनाए। अगर वे इस काम में सफल हो जाए तो CBE यह करियर बेस्ट एफर्ट होगा। अध्याय 1 में हमने जिस ब्रिटिश साइकिलिंग टीम के बारे में बात की थी, उसी की तरह लेकर्स भी हर दिन थोड़े बेहतर बनकर शिखर प्रदर्शन की अपेक्षा कर रहे थे। रायली ने यह स्पष्ट किया कि CBE सिर्फ पॉइंट्स या आंकड़ों के बारे में ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और मानसिक और शारीरिक रूप से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने के बारे में था। खिलाड़ियों का श्रेय दिया जाता था जब वे किसी विरोधी को अपने से टकराने की अनुमति देते थे, जब आप जानते ही हो कि इससे आपको फाउल मिल जाएगा। ढीली गेंदों के लिए कूदना, रिबाउंड की तरफ या असफल कोशिश करना, टीम के साथी की सहायता करना,
जब आपका साथी खिलाड़ी जिस खिलाड़ी को कवर कर रहा हो वह उसके पार निकल जाए और बाकी के नायक नहीं बनने वाले काम करना भी इसमें शामिल था। उदाहरण के लिए मान लें कि मैजिक जॉनसन, जो उस वक्त लेकर्स के स्टार खिलाड़ी थे, कि किसी मैच में 11 पॉइंट, 8 रिबाउंड, 12 असिस्ट्स, 2 स्टील्स और 5 टर्नओवर्स थे। इसके अलावा मैजिक को उसके नायक नहीं बनाने वाले काम के लिए भी श्रेय मिला जब उन्होंने एक ढीली गेंद के पीछे गोता लगाया। +1 एक अंततः वे इस काल्पनिक खेल में कुल 33 मिनट तक खेले। सकारात्मक संख्या 11 + 8 + 12 + 2 + 1 कुल मिलाकर 34 होती है। फिर हम 5 टर्नओवर्स को घटाते हैं 34 - 5, जिससे हमें 29 की संख्या मिल जाती है। अंततः हम इस 29 की संख्या में 33 का भाग देते हैं जितने मिनट तक वे खेले थे, तो 29 / 33 = 0.879। इस तरह मैजिक की CBI संख्या 879 आती है। यह संख्या किसी खिलाड़ी के सभी मैचों के लिए निकाली जाती थी और खिलाड़ी से कहा जाता था कि वह सीजन में अपने औसत CBE को 1% सुधारे। रायली ने हर खिलाड़ी के वर्तमान CBE की तुलना न सिर्फ उनके पिछले प्रदर्शनों से की बल्कि लीग में दूसरी खिलाड़ियों के प्रदर्शन से भी की। जैसा रायली ने कहा, हम टीम के सदस्यों को रैंकिंग लीग के विरोधियों से करते हैं जो उसे पोजीशन पर खेलते हैं और जिनकी भूमिकाएं समान होती हैं। खेल लेखक जैकी मैकमुलन ने कहा है, रायली ने लीग में शीर्ष प्रदर्शन करने वालों को श्रेय देते हुए हर सप्ताह ब्लैकबोर्ड पर बड़े अक्षरों में उनका नाम लिखा और समतुल्य खिलाड़ियों से उनकी तुलना की। ठोस विश्वसनीय खिलाड़ियों का स्कोर सामान्यतः 600 से करीब था, जबकि एलीट खिलाड़ियों का स्कोर 800 से ज़्यादा था। मैजिक जैक्सन, जिन्होंने अपने करियर में 138 ट्रिपल डबल्स किए या दिए, प्राय 1000 से ज़्यादा स्कोर करते थे। लेकर्स ने CBE आंकड़ों की ऐतिहासिक तुलना करके हर साल प्रगति करने पर जोर दिया। रायली ने कहा, हमने नवंबर 1986 के आंकड़ों को नवंबर 1985 के आंकड़ों के पास लगातार खिलाड़ी को दिखाया कि पिछले सीजन की तुलना में वे कितना बेहतर या बदतर प्रदर्शन कर रहे थे। फिर हमने उन्हें दिखाया कि दिसंबर 1986 के प्रदर्शन के उनके आंकड़े नवंबर की तुलना में कैसे थे। लेकर्स ने अक्टूबर 1986 में CBE योजना शुरू की। इसके 8 महीने बाद ही वे NBA चैंपियन बन गए। अगले साल पैट रायली की टीम ने एक और खिताब जीता जब लेकर्स 20 साल में NBA की लगातार 2 चैंपियनशिप जीतने वाली पहली टीम बनी। इसके बाद उन्होंने कहा,
किसी प्रयास को कायम रखना किसी भी क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण होता है। सफल होने का तरीका यह सिखाता है कि किसी चीज़ को सही तरीके से कैसे करना है और फिर उन्हें हर बार उसी तरीके से करना है। CBE योजना चिंतन, मनन और समीक्षा की शक्ति का आदर्श उदाहरण है। लेकर्स पहले से ही प्रतिभाशाली थे। CBE ने तो उनके अंदर की प्रतिभा का अधिकतम लाभ लेने में उनकी मदद की और यह सुनिश्चित किया कि उनकी आदतें बदतर के बजाय बेहतर बने। चिंतन, मनन और समीक्षा से सभी आदतों में दीर्घकालीन सुधार होता है, क्योंकि इससे आप अपनी गलतियों के बारे में जागरूक होते हैं और बेहतरी के संभावित मार्गों पर विचार करते हैं। चिंतन, मनन और विश्लेषण के बिना हम बहाने बना सकते हैं, तर्क दे सकते हैं और खुद से झूठ बोल सकते हैं। इसके बिना हमारे पास यह तय करने की कोई प्रक्रिया नहीं होती कि हम कल की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं या बदतर। सभी क्षेत्रों में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले किस तरह का चिंतन, मनन और समीक्षा करते हैं। जरूरी नहीं है कि यह प्रक्रिया जटिल हो। कीनिया के धावक एलियाड किपचोगे सार्वकालिक महानतम मैराथन धावकों में से एक और ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता भी है। आज भी वे हर अभ्यास के बाद नोट्स लेते हैं, जिसमें उस दिन के अपने प्रशिक्षण की समीक्षा करते हैं और उस क्षेत्र को तलाश करते हैं जिन्हें सुधारा जा सकता है। इसी तरह स्वर्ण पदक विजेता केटी लेडकी 1 से 10 के पैमाने पर अपने स्वास्थ्य को ग्रेड देती है और पोषण तथा नींद संबंधी जानकारी लिखती है। वे तैराकों का सामना भी लिखाती है। हर सप्ताह के अंत में उनका कोच उनके नोट्स पकड़कर अपने विचार बताता है। यह सिर्फ खिलाड़ियों तक ही सीमित नहीं है। जब कॉमेडियन क्रिस रॉक नई सामग्री तैयार कर रहे थे, तो वे सबसे पहले छोटे नाइट क्लब्स में दर्जनों बार जाकर सैकड़ों चुटकुलों को आजमाते हैं। वे मंच पर नोटपैड लेकर जाते हैं और दर्ज करते हैं कि कौन से हिस्से अच्छे गए और कहाँ बदलाव की ज़रूरत है। जो पंक्तियाँ शानदार रहती है, वे उनके नए शो की रीढ़ होती है। मैं ऐसे एग्जीक्यूटिवों और निवेशकों को जानता हूँ जो निर्णय जर्नल रखते हैं, जिसमें वे हर सप्ताह के लिए महत्वपूर्ण निर्णयों को दर्ज करते हैं। वे लिखते हैं कि उन्होंने ये निर्णय क्यों लिए और इनसे वे किन परिणामों की अपेक्षा करते हैं। हर महीने या वर्ष के अंत में वे अपने निर्णयों की समीक्षा करके देखते हैं कि वे कहीं सही थे और कहाँ गलत थे। बेहतर आदतें सीखने के बारे में बेहतर आदतें सीखने के बारे में नहीं है, यह उन्हें तराशने के बारे में भी है। चिंतन, मनन और समीक्षा यह सुनिश्चित करती है कि आप अपना समय सही चीज़ों पर लगाएं और आवश्यकतानुसार दिशा में सुधार करें। जिस तरह पैट रायली ने हर रात को उनके खिलाड़ियों के प्रयास को सही दिशा में रखा, आप नहीं चाहते कि आप किसी आदत के अप्रभावी होने के बाद भी उसका अभ्यास करते हैं। व्यक्तिगत रूप से मैं चिंतन, मनन और समीक्षा की 2 प्राथमिक विधियों का इस्तेमाल करता हूँ। हर दिसंबर में मैं एक वार्षिक समीक्षा करता हूँ, जिसमें मैं पिछले वर्ष पर विचार करता हूँ। मैं उस साल की अपनी आदतों का लेखा जोखा करता हूँ
इसके लिए मैं यह गिनता हूँ कि मैंने कितने लेख प्रकाशित किए, कितने वर्कआउट किए, कितने नई जगहों की यात्रा की, आदि इत्यादि। फिर मैं 3 प्रश्नों का जवाब देकर अपनी प्रगति पर विचार करता हूँ। पहला प्रश्न है, इस साल क्या अच्छा गया? दूसरा प्रश्न है, इस साल क्या उतना अच्छा नहीं गया? तीसरा प्रश्न है, मैंने क्या सीखा? 6 महीने बाद जब गर्मियाँ आती है तो मैं एक सत्यनिष्ठ रिपोर्ट बनाता हूँ। हर इंसान की तरह मैं भी बहुत सी गलतियाँ करता हूँ। मेरी सत्यनिष्ठ रिपोर्ट यह एहसास दिलाने में मेरी मदद करती है कि मैंने कहाँ गलती की। यह मुझे दोबारा पटरी पर आने की प्रेरणा देती है। मैं इस दौरान अपने बुनियादी मूल्यों को याद करता हूँ और यह विचार करता हूँ कि क्या मैं उनके अनुरूप ही जा रहा हूँ। इस समय मैं अपनी पहचान पर विचार करता हूँ और इस बारे में भी कि मैं जिस प्रकार का व्यक्ति बनना चाहता हूँ वैसा बनने की दिशा में कैसे काम कर सकता हूँ। मेरी वार्षिक सत्यनिष्ठ रिपोर्ट 3 प्रश्नों के जवाब देती है। पहला प्रश्न है, वे कौन से जीवन मूल्य हैं जो मेरे जीवन और काम को स्वचालित करते हैं? दूसरा प्रश्न है, मैं इस वक्त सत्यनिष्ठा के साथ कैसे जी रहा हूँ और काम कर रहा हूँ। तीसरा क्वेश्चन है, मैं भविष्य में ज़्यादा ऊंचे पैमाने कैसे तय कर सकता हूँ। तो ये 3 क्वेश्चन हो गए। तो इसके बाद इन दोनों रिपोर्टर्स में ज़्यादा समय नहीं लगता, बस हर साल कुछ घंटे, लेकिन वे परिष्कार की बहुत महत्वपूर्ण अवधियाँ हैं। वे उस क्रमशः क्षय को रोकती है जो मेरे द्वारा करीब से ध्यान नहीं देने पर हो सकता है। वे हर साल याद दिलाती है कि मेरी मनचाही पहचान क्या है और वे मुझे यह चिंतन मनन करने का अवसर देती है कि मेरी आदतें उस तरह का व्यक्ति बनने में मेरी मदद कर रही है जैसा मैं बनना चाहता हूँ। वे बनाती है कि मुझे कब अपनी आदतों को उन्नत करना चाहिए और नई चुनौतियों लेना चाहिए, या फिर वे मुझे यह बताती है कि मुझे नए सिरे से प्रयास करने चाहिए और बुनियादी बात पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। चिंतन मनन दृष्टिकोण का एहसास भी करा सकता है। दैनिक आदतें शक्तिशाली होती है क्योंकि वे चक्रवृद्धि हो जाती है, लेकिन हर दैनिक चयन के बारे में अति चिंतित होना वैसा ही है जैसे आप 1 इंच दूर से खुद को आईने में देखें। आपको हर अपूर्णता या कमी दिख जाएगी, लेकिन आप ज़्यादा बड़ी तस्वीर को अनदेखा कर देंगे। इस स्थिति में फीडबैक ज़रूरत से ज़्यादा मिलता है। इसके विपरीत अपनी आदतों की सभी समीक्षा नहीं करना कभी आईना ना खोल के देखना जैसा होता है। आप अपने दोषों के बारे में जागरूक ही नहीं होते, जिन्हें आसानी से ठीक किया जा सकता है। आपकी शर्ट पर लगा दाग, आपके दांतों में भोजन का रेशा आदि। इस स्थिति में फीडबैक ज़रूरत से कम मिलता है। नियमित अंतराल का चिंतन मनन और समीक्षा खुद को सामान्य दूरी से आईने में देखने जैसा है। आप वे महत्वपूर्ण परिवर्तन देख सकते हैं जो आपको करने चाहिए और आप ज़्यादा बड़ी तस्वीर को भी देख सकते हैं। आप पूरी
पर्वत श्रृंखला देखना चाहते हैं, हर शिखर और घाटी की चिंता नहीं करना चाहते। अंत में चिंतन, मनन और समीक्षा आदर्श समय प्रदान करते हैं। जब आप व्यवहार परिवर्तन के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक ही पर दोबारा जा सकता है, पहचान। तो दोस्तों, आज के दिन के लिए इतना ही। कल के वीडियो में हम देखेंगे ऐसी मान्यताएं कैसे तोड़ें जो आपको रोक कर रखती है। तो दोस्तों, गुड बाय।